आपका हेडिंग दिया गया है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, आपका हेडिंग दिया गया है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, दिखाई दे रहा? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा? हेडिंग दिया गया है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसका मतलब है कि दो वेक्टर जो है उसको ऐड करने के लिए हम बतलाए आपको, ऐड करने का क्या फार्मूला होता है यह भी हम आपको बतलाए। जब वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन निकालने का क्या फार्मूला होता है, क्या मेथड होता है, ये भी हम बतलाए। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का क्या फार्मूला होता है, इसको तो हम लोग अभी बतलाए। चलिए तो हेडिंग लगाइए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। जो हम लोग पढ़े हैं उसका क्विक रिकैप करते हैं पहले। सपोज कर लीजिए यह है वेक्टर ए, सपोज कर लीजिए यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। यहां तक क्लियर है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। थीटा कहने का मतलब ये है कि दोनों एंगल के बीच में इंक्लिनेशन है, दो है ना, दोनों वेक्टर के बीच में। थीटा कहने का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर के बीच में क्या है? इंक्लिनेशन है ना, यानी इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन दैट इज कॉल्ड एंगल। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। आपसे पूछा जा रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। वेक्टर का रूल है जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड करते हैं। इतना तो समझ में आप लोग को आया है, पहले भी पढ़े हैं कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड करते हैं, एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड करते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर बी का टेल यहाँ है और वेक्टर ए का हेड यहाँ है ना, तो वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड के पास लाएंगे। इतना तक तो समझ में आया ना? यही ना समझ में आया है आप लोग को, यही बताया गया है ना, बोलिए। तो जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड करना हो, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब ऐड करना होता है, ठीक है, तो एक के हेड को, यानी वेक्टर ए के हेड जो है, वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी के टेल को ऐड कर दीजिए, यानी शिफ्ट करके यहाँ इसको रख दीजिए, ठीक है। तो दो वेक्टर को ऐड करना हो तो क्या हम रूल बताए हैं? एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट करते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड करते हैं, तभी दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? वही अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता करना होगा, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करना होगा तो टेल से टेल जब तक कनेक्ट नहीं है ना, जब तक टेल से टेल कनेक्ट नहीं होगा, जब तक दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं बता सकते हैं। हाँ, यही सपोज कर लो कि जो है ये मान लो ये वेक्टर ए है और ये सपोज कर लो ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है। अब कहेगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये गलत है।
क्यों गलत है? कि जब भी दो वेक्टर को बीच का एंगल यदि देखना होगा, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर देखना होगा तो टेल से टेल कनेक्ट करना होगा, टेल से टेल कनेक्ट करना होगा। यहाँ देखिए तो एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है? नहीं। यानी इसको अगर हम एंगल बताना हो, ठीक है, यानी यहाँ पर अगर एंगल बताना होगा तो वेक्टर ए को शिफ्ट करके यहाँ ला देंगे और ये इसको बताएंगे कि ये जो है आपका क्या है, एंगल थीटा है। ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। ये यहाँ पर वेक्टर ए नहीं है, ठीक है, ये वेक्टर ए यहाँ पर है। अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये है, ठीक है। तो अगर कहता है यहाँ पर कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो देख लीजिए कि टेल से टेल कनेक्ट है कि नहीं। अगर टेल से टेल कनेक्ट है तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, और अगर टेल से टेल कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल को हम नहीं बता सकते। तो वेक्टर बी के टेल को, वेक्टर बी के टेल को कहाँ होगा? वेक्टर ए के हेड के पास लाना होगा, है ना। वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड के पास लाना होगा। चलिए वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड के पास लाते हैं, है ना, तभी ना ऐड कर सकते हैं। चलिए लाए, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका, है ना, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। यानी आप लिख सकते हैं वेक्टर ए में जब वेक्टर बी को ऐड किए, है ना, जब वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किए तो तीसरा वेक्टर जो मिलेगा वह आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वह आपका क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या किए? वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किए, ये तीसरा वेक्टर जो मिला यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। यही आपका कौन सा वेक्टर हुआ? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वेक्टर आर कैसे मिला? बोलिए, वेक्टर आर कैसे मिला? वेक्टर आर कैसे मिला? वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड किए, वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड किए, वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड किए तो क्या मिल गया? आर मिल गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, अभी तक हम लोग यही सीखे कि एक है वेक्टर ए था, एक है वेक्टर बी था, ठीक है, एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किए, ठीक है। हमें क्या करना है? वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब ऐड करना है तो क्या करिएगा कि जब भी वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल जब तक कनेक्ट नहीं रहेगा, जब तक कि हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं, इसीलिए वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करते हुए यहाँ पर लाए, वेक्टर ए के हेड के पास लाए वेक्टर बी के टेल को। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यानी वेक्टर आर हो गया। वेक्टर आर कैसे मिला? वेक्टर ए को वेक्टर बी में जब हम लोग ऐड किए, वेक्टर ए को जब वेक्टर बी में ऐड किए तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिला। तो रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने का क्या नियम है कि ये भी तुम्हारा एक के टेल से, यानी वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल और वेक्टर बी के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड, चूंकि वेक्टर तो दो चीज का कंपोनेंट है ना, बोलिए, वेक्टर तो दो चीज है, वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों होता है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हम आप लोग को बतलाए नहीं? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, बोले ना। यानी रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो वेक्टर दे रहे हैं, ये जो वेक्टर देख रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, यानी ये मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है, इसके ऊपर एरो है नहीं, यही आपको रिजल्टेंट वेक्टर यदि करते तो यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हम आपको बतलाए हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यानी इसका लेंथ निकालने का फार्मूला हम बतलाए हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना।
यानी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो आप देखें, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो देखें सिर्फ इसका, ये ठीक है, ये एरो का नहीं, डायरेक्शन भी निकालने का फार्मूला हम आपको बतलाए हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हम आपको बतलाएं, √a² + b² + 2ab cos थीटा। नहीं बोलिए, चलिए अब जो ऐसे डायरेक्शन निकालने का फार्मूला भी हम आपको बताएं, डायरेक्शन निकालने का भी फार्मूला बताएं, बोलिए। डायरेक्शन निकालने का फार्मूला क्या बताएं हम? tan अल्फा। सपोज कर लो कि ये जो है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का फार्मूला हम बतलाएं। ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हम आपको बतलाए, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमें निकालना हो, अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो तो हम बताए थे कि tan अल्फा निकालो, tan अल्फा है ना, बताए थे ना tan अल्फा। तो tan अल्फा निकालने के लिए हम बतलाए थे आप लोग को, tan अल्फा b sin थीटा डिवाइडेड बाई a + b cos थीटा, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a + b cos थीटा। तो यह दो फार्मूला हम सीखे थे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ कैसे निकालते हैं और एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, फिगर में आपको दे दिया गया है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फिगर में वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया गया है आपका, फिगर में आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया गया है। यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर ए और यहाँ है वेक्टर बी, यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। क्वेश्चन में दे दिया गया है वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, क्वेश्चन में दे दिया गया है वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, क्वेश्चन में दे दिया गया है वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, देख रहे हैं, क्वेश्चन में दे दिया गया है वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वह इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, वह इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। यहां तक समझे? क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट हमें मालूम करना है, दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट हमें मालूम करना है। जैसे दो वेक्टर है, दो वेक्टर जब आप समझ रहे हैं, जैसे ही आप देख रहे हैं कि दो वेक्टर की बात हो रहा है, यानी वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, है ना। और हम बतलाए थे कि जब भी रिजल्टेंट निकालना होगा तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अगर तीन चीज़ हमें मालूम है तो √a² + b² + 2ab cos थीटा, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। √a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। a² का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, b² का मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी वेक्टर बी का लेंथ क्या है, ठीक है, +2 ए के जगह पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, बी के जगह पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, cos थीटा, cos के जगह पर cos लिख दीजिएगा, और थीटा के जगह का मतलब हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और रिजल्टेंट निकालिए,
ठीक है, रिजल्टेंट निकालिए। आपका दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना। यानी रिजल्टेंट जैसे ही निकालने के लिए कहा जा रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। और जब भी दो वेक्टर को ऐड करना होता है तो हम बतलाए कि एक के हेड में दूसरे के टेल को जब तक नहीं कनेक्ट कीजिएगा, जब तक एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग जो है एंगल बतला सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, टेल से टेल कनेक्ट होने पर। टेल से टेल कनेक्ट होने पर ही एंगल बतला सकते हैं, नहीं तो हम एंगल भी नहीं बतला पाएंगे अगर एक का हेड और दूसरे का टेल अगर कनेक्ट होगा तो। क्लियर है। तो कहा जा रहा है कि दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है ना। अब कहता है रिजल्टेंट निकालिए। रिजल्टेंट निकालने का मतलब है कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसे ही वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब आप ये समझिए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता होना चाहिए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए, तभी हम लोग वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। सपोज कर लो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर 10 सेंटीमीटर है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 10 सेंटीमीटर है। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर है। समझ में आया। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। समझे। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए लिखे हैं, वेक्टर ए लिखे और मोड़ लगा दिए हैं, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब सिंपली ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड है, आप ये भी लिख सकते थे। लेकिन अगर आप वेक्टर लगा रहे हैं इसका मतलब है कि आपको मोड लगाने की जरूरत होगा, ठीक है। यानी वेक्टर ए का जो लेंथ है वही लेंथ वेक्टर बी का लेंथ है, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन तो दिया है क्वेश्चन में, इतना इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दिया है। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वह 10 यूनिट है। चलिए, हम एग्जाम्पल में भी लिख दिए थे, आपका क्वेश्चन में भी दे रहा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वह 10 यूनिट है। क्लियर है। यहाँ तक नोट करिए। एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी। वेक्टर ए का जो लेंथ है वही लेंथ वेक्टर बी का है और वेक्टर ए का लेंथ अगर 10 यूनिट है तो वेक्टर बी का भी लेंथ कितना यूनिट होगा, 10 यूनिट ही होगा, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वह 30 डिग्री है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है यानी थीटा जो है वो 30 डिग्री है। क्लियर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो आप लोग जो है इसको तो बना सकते हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा से। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, ठीक है। और थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जब भी दो वेक्टर, कहने का मतलब जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर समान हो तो आप उस जो है फार्मूला से बना ही सकते हैं। जो फार्मूला आपको हम बतलाए हैं, जो नियम बतलाए हैं वो नियम से तो आप बतला ही सकते हैं, बना ही सकते हैं, है ना। बोलो, बना सकते हो ना। रूट अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ए के जगह पर 10, बी के जगह पर 10, ठीक है। ए के जगह पर 10, बी के जगह पर 10 और थीटा के जगह पर 30 डिग्री कर सकते हैं ना। बोलिए, यहाँ तक तो लिख सकते हैं, यहाँ तक तो बना सकते हैं, है ना। लेकिन एक फॉर्मूला और हम बताना चाह रहे हैं आपको। जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा, अगर समान होगा, ठीक है, तो हम √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा से ना भी बना करके
है ना। इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। कैसे, जो देखिए 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट निकालने का जो है आप लोग निकाले हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, बोलो। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, वेक्टर ए में जब वेक्टर बी को ऐड करोगे तो आर मिलेगा। वेक्टर ए में जब वेक्टर बी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, आर मिलेगा। क्लियर है। वेक्टर ए में जब आप वेक्टर बी को ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा, आर मिलेगा। यानी यह आर का वैल्यू क्या होगा, यानी यह आर का वैल्यू क्या होगा। रिजल्टेंट निकालने का मतलब है कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। बोलिए, आपसे यही पूछा जा रहा है ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट, है ना। तो रिजल्टेंट का मतलब हुआ वेक्टर आर है। आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का है, जो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का है वही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का है। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट निकालिए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करिएगा तो क्या होगा, है ना। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट, यही है ना। तो बोलो, यानी रिजल्टेंट कहने का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। आर वेक्टर लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी है। ये नहीं है कि सिर्फ है आपको मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, दोनों है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। तो हम जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर दिया हुआ हो तो हम लोग तीसरा वेक्टर मिलता है ना, हम लोग को तीसरा वेक्टर मिलता है और वही तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है। वही तीसरा वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और हम यह भी जानते हैं, बच्चों, जब दो वेक्टर को ऐड करना हो तो ये देखना होता है कि एक के हेड में दूसरे के टेल ऐड रहना चाहिए, ये तो आप लोग जानते हैं। तब तीसरा वेक्टर जो मिलेगा वह रिजल्टेंट वेक्टर होगा और जो तीसरा वेक्टर होगा वह वेक्टर टेल से टेल ऐड होना चाहिए, और तीसरा वेक्टर जो होगा यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वह टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए। इतना तक तो क्लियर है। बोलिए, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल से टेल कनेक्ट होता है ना। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आया। रिजल्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। रिजल्टेंट का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, बोलो। रिजल्टेंट निकालने के फार्मूला हम आप लोग को बतलाए हैं, क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, होता है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक सुविधा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी 10 यूनिट है। नहीं, इस क्वेश्चन में तो एक सुविधा ये दे दिया गया है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वह इक्वल है ना। बोलो, एक नियम आप ये सीखे ही हैं कि ए के जगह पर 10 लिख दो, बी के जगह पर 10 लिख दो, है ना, और थीटा के जगह पर जो है 30 डिग्री लिख दो। एक तो ये नियम है ही, ये तो नियम आप लोग सीखे ही हैं। एक दूसरा मेथड है कि जब भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उसका फार्मूला ये भी होता है ना। जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उसका फार्मूला ये भी होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2a। कैसे, बोलो, कैसे होता। अभी हम लिखे यहाँ पर देखिए, वेक्टर ए के जगह पर ए लिख दो, और जो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का है वही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का है ना। तो बी के जगह पर भी ए लिख दो, है ना। यानी ए स्क्वायर प्लस 2a, ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर क्या लिख दिए, ए लिख दिए, और कॉस थीटा के जगह पर कॉस थीटा लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है। जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बी लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बी लिखने की
कोई ज़रूरत भी नहीं है। ए के जगह पर ए लिख दो, बी के जगह पर भी ए लिख दो, और 2ab cos थीटा जहाँ पर भी बी दिख रहा है वहाँ पर ए लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है ना, अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या होगा जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा कि नहीं? ए स्क्वायर कितना होगा? 2a स्क्वायर। बोलो, ए स्क्वायर कितना होगा? रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस थीटा। 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। नोट कीजिए। अब यहां देखिए, अब देखिए 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, यहां भी 2a स्क्वायर है और यहां भी 2a स्क्वायर है, ठीक है। रूट अंडर 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर से करिएगा, डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा? बोलो, 1 प्लस 1, 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर से भाग दो ना 2a स्क्वायर में, तो कितना होगा? 2 में 2 से भाग दोगे तो कितना होगा? 1 होगा। उसी प्रकार 2a स्क्वायर में 2a कॉमन का मतलब क्या? ठीक है, तो 2a स्क्वायर में डिवाइड किया 2a स्क्वायर से, कितना आया? 1 आया। ठीक है, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए, कितना? 2a स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दिए? 1। और 2a स्क्वायर में डिवाइड करोगे 2a स्क्वायर से तो क्या होगा? 1 है ना, यानी क्या हो जाएगा? 1 इंटू कॉस थीटा होगा कि नहीं? रूट अंडर 2a स्क्वायर कॉमन लिए थे ना, 2a स्क्वायर कॉमन लिए थे ना, बोलो। हाँ, अब देखो 1 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस थीटा। नोट कीजिए, चलिए नोट कीजिए। 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा जो देख रहे हो है ना, 1 प्लस कॉस थीटा जो देख रहे हो यह इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वह इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपका r इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको सोल्व करो, जब आप इसको सोल्व कीजिएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 का जब आप रूट करिएगा इसको, जब 4 का आप रूट करिएगा इसको तो 2 होगा। कॉस स्क्वायर का जब रूट करोगे तो कॉस आएगा, यानी हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई 2। 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? हाँ। अब 2 2 जा कितना होता है? 4, 4a स्क्वायर क्या हो गया? 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 का जो है से आप रूट कीजिएगा तो कितना होगा? ये होगा। 4 का रूट कीजिएगा तो 4 का रूट कीजिएगा तो क्या होगा? 2 होगा, है ना। ए स्क्वायर का जब रूट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। कॉस स्क्वायर का जब रूट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, और थीटा बाई 2। क्लियर है? जब आप इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2a कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई 2। चलो 2 इंटू ए के जगह पर कितना है? 10 है, ठीक है। कॉस थीटा, ठीक है, टा के जगह पर कितना है? 30 बाई 2। चलो हो गया, है ना। तो जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो उसका फार्मूला क्या निकालेंगे? 2a
कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे 10 टू जा कितना होगा 20, आर का वैल्यू हो जाएगा 20 कॉस 15 डिग्री, 20 कॉस 15 डिग्री। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 20 कॉस 15 डिग्री। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 20 कॉस 15 डिग्री। तो रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 20 कॉस 15 डिग्री। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बना सकते हैं। क्लियर है? अब कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आप ये देखिए कि रिजल्टेंट वेक्टर है किधर। आप ये देखिए कि रिजल्टेंट वेक्टर है क्या और किधर है। तो जब भी दो वेक्टर को ऐड करना होता है तो एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट करते हैं ना। ये फिगर सही है क्या? देखिए तो ये फिगर सही है क्या? नहीं ना, ये फिगर सही है। बी के टेल को यहाँ लाओ, चलो बी के टेल को यहाँ ले और रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा टेल से टेल कनेक्ट होता है। यह रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए का या वेक्टर बी के बीच का एंगल निकाल लो, तब आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। नहीं, चलिए यहाँ देखिए, आपका क्वेश्चन ये था कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। आपसे कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए जब भी दो वेक्टर का एक के हेड में दूसरे का टेल जब तक नहीं कनेक्ट होगा, जब तक हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर नहीं निकाल सकते। तो ये वेक्टर बी को शिफ्ट करके यहाँ ला दिए, है ना। यही ना आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? वेक्टर बी। ये क्या हो गया आपका? वेक्टर बी। वेक्टर बी हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? ए है। वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर का बीच का एंगल अगर हम पता कर लें, या रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल, वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर हम पता कर लें, चूँकि एंगल है तब तो हम लोग को टेल से टेल का ही बात करना होगा ना। बोलो, टेल से टेल ही का बात करना होगा ना। कहेगा कि वेक्टर बी तो यहाँ आ गया सर, ठीक है आ गया, लेकिन टेल से टेल कनेक्ट जब तक ना होगा, जब तक हम लोग एंगल नहीं बता सकते, है ना। जब तक हम लोग एंगल नहीं बता सकते, बोलो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये क्या, कौन सा वेक्टर है? रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है? ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है, या रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें, है ना, तो हम बता सकते हैं कि वेक्टर ए से इतना डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर है, या वेक्टर बी से इतना डिग्री के एंगल पर जो ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर है। तो डायरेक्शन हम बतला सकते हैं। बोलिए, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं ना। हम यही ना बतलाए थे कि किसी भी
वेक्टर का डायरेक्शन बतलाने के लिए या कहिए रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बतलाने के लिए वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है या एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है या वेक्टर बी से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बता दो। यानी कहने का मतलब डायरेक्शन बतलाने के लिए हम लोग एंगल का सहारा लेते हैं। हम लोग क्या चीज़ का सहारा लेते हैं? एंगल का सहारा लेते हैं, है ना। जब तक कि एंगल का सहारा नहीं लेंगे, जब तक कि हम लोग नहीं बता सकते कि जो है डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल हम लोग निकाल लेते हैं। तो यह वेक्टर आर है, यह वेक्टर आर है और यह आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी यह आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर है? ये आपका क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल अगर मालूम हो जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता हो जाएगा ना। बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अगर पता हो जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता हो जाएगा कि नहीं, यानी ये एंगल पता हो जाएगा कि नहीं। सपोज कर लो कि ये एंगल हम अल्फ़ा मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये एंगल हम अल्फ़ा मान लेते हैं। तो बताइए अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए अगर ये एंगल अल्फ़ा है, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो यह भी एंगल अल्फ़ा होगा। बोलो, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो यह भी एंगल अल्फ़ा होगा। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल अल्फ़ा काहे नहीं होगा? कौन कहता है कि नहीं होगा? काहे नहीं होगा? अब तुम कहोगे कि ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है ना। तो ये एंगल जो है अल्फ़ा कैसे होगा? ये एंगल अल्फ़ा कैसे होगा? बोलो, यही ना करना है, यही ना आपको करना है। तो सोचो, वेक्टर बी को ही यहाँ लाए हो ना, वेक्टर बी को ही यहाँ लाए हो ना। बोलिए, जो वेक्टर बी ये था, जो वेक्टर बी यहाँ था, वही वेक्टर बी को यहाँ लाए हैं ना। क्वेश्चन के अनुसार वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का है। जो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का है वही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का है। क्वेश्चन के अनुसार वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है ना। अगर ये 10 मीटर है, अगर ये 10 मीटर है, बोलो, अगर वेक्टर ए 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है कि नहीं? बोलो, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन में यही कहा है ना कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का है। यानी जो मैग्नीट्यूड इसका है, बोलो, जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका भी है। तो कोई भी ट्राइंगल में, तो कोई भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होता है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल में जब भी जब दो साइड इक्वल होता है, याद रखिएगा, है ना। कोई भी ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होता है, बात को समझे, ये ट्राइंगल ही बन रहा है ना। ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो कभी भी किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हो, समझे, तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है, उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। ये एंगल के सामने, ये एंगल के सामने कौन सा एंगल है? ये एंगल है। बात को समझे, ये एंगल के सामने कौन सा एंगल है? ये एंगल है।
अगर ये एंगल अल्फा है तो यह भी एंगल अल्फा होगा, नो डाउट। क्लियर है? बात को समझ में आ रहा है? दो साइड अगर किसी भी ट्राइंगल में इक्वल होता है, जब दो साइड किसी भी ट्राइंगल में इक्वल होता है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है, उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल, इसको अल्फा माने है ना, बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वेक्टर ए है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा माने है ना। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ये साइड है, ये साइड इक्वल है, और इसके सामने वाला एंगल जो है ये है, और इसके सामने वाला एंगल जो है ये। क्लियर है? बात को समझे? और जब ये एंगल अल्फा है, जब ये एंगल अल्फा है, समझ में आया? जब ये एंगल अल्फा देख रहे हो, ये एंगल जब अल्फा देख रहे हो, ये एंगल कैसे इक्वल हुआ, जो समझ में आया ना। जब ये एंगल अल्फा देख रहे हो तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो आप कहोगे कैसे? यहां तक तो क्लियर था कि सर ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और जब दो साइड इक्वल हो तो सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाता है। ये दो पैरेलल लाइन है ना, बोलो, ये दो पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन दो पैरेलल लाइन है ना, इसी के पैरेलल यहां शिफ्ट किए हो ना, बोलो, इसी के पैरेलल यहां शिफ्ट किए है ना, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना, बोलो, क्लियर है? ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर बी था, वेक्टर बी को पैरेलल यहां शिफ्ट किए हो, और ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर था। चलिए इसमें यहां ध्यान दीजिए, इसमें एक एंगल इधर है और एक ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है, यहां ध्यान दीजिए। इसमें एक एंगल इधर है और एक एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है। यानी एंगल 4 जो है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 जो है एंगल 5 के इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसमें भी कुछ सीखो। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए अगर वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल अगर मालूम हो जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता चल जाएगा, है ना। वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अगर पता चल जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा है। मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अगर अल्फा है, जब ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, अभी बतलाएं ही। अगर ये एंगल अल्फा है तो यह भी एंगल अल्फा होगा। अगर यह एंगल अल्फा है और यह भी एंगल अल्फा है, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर
कुल बीचों बीच से जा रहा है। बोलिए, अगर ये एंगल अल्फा है, दिखाई दे रहा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो यह भी एंगल अल्फा होगा। नहीं, कैसे? अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, क्योंकि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का है। और ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होता है, ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाता है। अगर ये एंगल अल्फा है तो यह भी एंगल अल्फा होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो यह भी एंगल अल्फा हो जाएगा ना? बोलिए, तो जब ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा, यानी दो एंगल अगर अल्फा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर ये एंगल भी अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीचों बीच जा रहा है ना? यही अल्फा नहीं रहता या इनमें से दोनों एंगल अगर चेंज रहता तो हम नहीं कह सकते थे कि ये एंगल, ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीचों बीच जा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते थे। लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो आप देख रहे हैं, ये दोनों वेक्टर के बीच में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अब आप कहिएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर बीचों बीच कैसे जाएगा सर? तो आप देख रहे हैं कि जो एंगल ये है वही एंगल ये है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीचों बीच जा रहा है। ठीक है, बीचों बीच जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी? यानी आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, ये अल्फा प्लस ये अल्फा यानी टू अल्फा। बोलो, लिख सकते हो ना? अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, टू अल्फा को हम बोल सकते हैं थीटा, टू एंगल को बोल सकते हैं थीटा एंगल। बोलो, यही अल्फा अल्फा है ना, ये एंगल थीटा था ना? बोलिए, तो अल्फा प्लस अल्फा यानी टू अल्फा, टू अल्फा किसके इक्वल हो गया? ये पूरे थीटा के इक्वल हो गया ना? बोलिए, तो टू अल्फा को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? थीटा। टू अल्फा को क्या बोल सकते हैं? थीटा। यानी अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू थीटा, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू थीटा, है ना? अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू थीटा। बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आया कि सर कैसे कर दिए। अरे देखो बाबू कि यहाँ पर ये अल्फा है ना, ये एंगल भी अल्फा आया, ये भी एंगल अल्फा आ गया, ये एंगल अल्फा आया, ये एंगल अल्फा आया, यानी अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया? टू अल्फा हो गया। और ये टू यानी टोटल एंगल, ये टोटल एंगल टू अल्फा हो गया ना? बोलो, और ये टोटल एंगल थीटा भी तो था ना? बोलिए, ये टोटल एंगल थीटा था ना, जो कि थीटा 30 डिग्री था। थीटा ठीक है, थीटा कितना डिग्री था? 30 डिग्री। यानी टू अल्फा के जगह पर, टू अल्फा के जगह पर हम थीटा लिख सकते हैं क्या? बोलिए, थीटा लिख सकते हैं क्या? नहीं, टू अल्फा के जगह पर हम थीटा लिख सकते हैं। यानी अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा यानी टू अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया? थीटा हो गया। बोलो, यानी टू अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया? थीटा हो गया। बोलो, अगर हम यहाँ से अल्फा निकालें, यहाँ से हम अल्फा निकालें, टू अल्फा इक्वल्स टू थीटा, अल्फा बराबर थीटा बाई टू होगा क्या? थीटा कितना है टोटल? 30 डिग्री ना है, 30 बाई टू कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया। यानी ये एंगल कितना हो गया? 15 डिग्री। ठीक है,
ये कितना डिग्री हो गया 15 डिग्री। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया आपका 20 cos 15 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 20 cos 15 डिग्री। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है जो एंगल बनाएगा वेक्टर ए के साथ या वेक्टर बी के साथ वह बनाएगा θ/2 और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है 30 डिग्री है, यानी अल्फ़ा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 15 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 20 cos 15 डिग्री। 20 cos 15 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 cos 15 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, कैसे लिखेंगे बोलिए। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देखने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर हमें यह पता चल जाए तो यह पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। तो हम यह दिख रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल 15 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विद द वेक्टर ए। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन बताने से ये फायदा हुआ कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो उसका फॉर्मूला 2a cos थीटा/2 यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका